जब हम ट्रेडिंग के लिए चार्ट ओपन करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। तो हम कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत होती है। लाइन चार्ट में या बार चार्ट में इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन हम वो रीड नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। हैकनेशी कैंडलस्टिक का भी चार्ट बनता है, वो भी रीडिंग करना मुश्किल है। वो फॉरेक्स के लिए सही है लेकिन बाइनरी के लिए कैंडलस्टिक चाहिए। फॉरेक्स में हैकनेशी, लाइन चार्ट, बार चार्ट उसमें इजी है ट्रेड करना क्योंकि फॉरेक्स के अंदर एक्सपायरी नहीं होता। लेकिन बाइनरी ऑप्शन में हमें एक कैंडल को ट्रेड करना होता है, एक कैंडल के ऊपर डिसीजन करना होता है। तो इस वजह से हमें ये याद रखना है कि हम कैंडलस्टिक का चार्ट ओपन करेंगे और उसी को ही हम रीड करेंगे। तो कैंडलस्टिक इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर वो नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। तो कैंडलस्टिक कैसे होती है, उसके अंदर एक टाइम होता है। जिस टाइम का आप ट्रेड करें, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का या 1 घंटे का, जो भी टाइम सिलेक्ट करते हैं किसी भी कैंडलस्टिक का, तो उस कैंडल के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है: ओपन, क्लोज, लो, हाई एंड उसका बॉडी कलर। तो फिर बॉडी कलर से पता चलता है कि बुलिश कैंडल है या फिर बेयरिश कैंडल है। जैसे कि ये कैंडल है, ग्रीन कलर है, ये बुलिश कैंडल है और इसका ओपन यहां पर है, लो एंड क्लोज, और इसका ये हाई है। एंड देन ये एक रेड कैंडल है जिसका ओपन, क्लोज, लो और हाई। ये आपने दो कैंडल हमेशा देखेंगे। शेप्स हम हर वक्त मुख्तलिफ होंगे। कभी शेप, एग्जांपल्स दे रहा हूं, मुख्तलिफ किस्म के शेप मतलब ऐसे ऐसे शेप आपको दिखेंगे। कभी ऐसा शेप दिखेगा बुलिश कैंडल का, कभी ऐसा शेप दिखेगा बुलिश कैंडल का, कभी ऐसा शेप दिखेगा बुलिश कैंडल का, तो कभी ऐसा शेप दिखेगा। कभी इस तरीके से होगा, बॉडी बड़ी होगी, बॉडी के जितना विक होगा नीचे की तरफ से, कभी बॉडी जितना विक ऊपर की तरफ से होगा, कभी बॉडी जितना विक ऊपर और बॉडी जितना विक नीचे की तरफ होगा। इस तरीके से बहुत सारी कैंडल हैं। कभी ऐसा होगा कि बॉडी नहीं होगी और ऊपर और नीचे विक होगा, कभी वन साइडेड विक होगा, कभी बोथ साइडेड इक्वल विक होगा। ऐसे बहुत किस्म की कैंडल बनेगी, बहुत सारे किस्म की। हमें इन कैंडलस्टिक के रीडिंग के हिसाब से इसकी बॉडी, इसके विक की फॉर्मेशन की का मतलब समझना है। मतलब समझेंगे तो फिर अगली कैंडल कौन सी बन सकती है ये बात जान सकेंगे, क्योंकि हमारा काम है कि हम नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करें। अगर हम कैंडलस्टिक को नहीं रीड कर पाएंगे तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या फिर रेड बनेगी, हमें पता नहीं चल सकता। और हमें इसी को सीखने के लिए जितना भी कुछ हम पढ़ेंगे कि अगली कैंडल ग्रीन होगी या फिर अगली कैंडल रेड होगी, ये सीखना है। हमारा गोल क्या है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल। अगर हमें पता चल गया कि ग्रीन होगी तो हम बाय करेंगे और अगर रेड होगी तो हम सेल करेंगे। तो हमारा मकसद क्या है इस कोर्स करने का? व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल। ओके। तो इस मकसद को समझने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी और हर चीज को समझना भी पड़ेगा। फर्क को समझें तो यहां पर ओपन और यहां पर ओपन, ये एक फर्क है बुलिश एंड बियरिश कैंडल में। बुलिश कैंडल जब ओपन होती है वो नीचे ओपन होती है एंड देन उसका मूवमेंट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर मतलब कि प्राइस राइज होती है, इसको बोलते हैं राइजिंग, राइज हो रही है। और जब बियरिश कैंडल बनती है तो ओपन होने के बाद प्राइस डिक्लाइन होती है। इसी तरीके से जो कैंडलस्टिक का विक होता है वो भी इंफॉर्मेशन देता है। ये विक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन विक से हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक की प्रिडिक्शन समझ सकते हैं। जब कैंडलस्टिक ओपन हुई थी
ओपन होते ही हमने देखा कि सेलर्स का प्रेशर आया और सेलर कैंडल को नीचे की तरफ लेके गए, क्योंकि सेलर हमेशा प्राइस को क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। तो ओपन होते ही प्राइस कहाँ गई, नीचे की तरफ आई। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर बायर ने इनको कंट्रोल किया। कंट्रोल किया मतलब कि ये सेलर की जहां से एंट्री थी, उसी एंट्री से प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए। तो इसको बोलते हैं कि सेलर की मूवमेंट को बायर ने इंगल्फ किया, कवर किया, कंट्रोल किया। तो जो नीचे का विक होता है ग्रीन कैंडल में, जिसको हम लोअर विक कहते हैं या लोअर शेडो कहते हैं, असल में इस शेडो को बोलते हैं दैट इज अ कंट्रोल्ड विक बाय बायर। इसको कौन सा विक कहते हैं, कंट्रोल्ड विक बाय बाय। बायर। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि इस एरिया के अंदर जहां बायर ने सेलर को कंट्रोल किया, यहां पर स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद हैं। कौन मौजूद है, स्ट्रॉन्ग बायर्स यहां पर मौजूद है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस वापस रिवर्स करती है, प्राइस रिवर्स करके इसी इसी वीक के अंदर क्लोज हो जाती है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बायर होते हैं, तो दोबारा यहां से कौन स्टार्ट करता है मार्केट में, बायर वापस स्टार्ट करते हैं। बाय। तो ये आप ऐसे समझो कि एक सपोर्ट है, ऐसे समझो एक डिमांड एरिया है, या ऐसे समझो एक बायर का वेयर हाउस है जहां पर बहुत ज्यादा बायर मौजूद है, स्ट्रॉन्ग बायर मौजूद है। ऐसे जो इंफॉर्मेशन बायर में होगी, एज इट इंफॉर्मेशन किस में होगी, सेलर के अंदर भी होगी। लेकिन जैसे कि बायर का ओपन नीचे होता है, सेलर का ओपन ऊपर होता है, तो ये हमेशा ओपन के नीचे या फिर सेलर की कैंडल में ओपन के ऊपर ऐसा पाया जाता है। अब ये जो एरिया है, दिस इज अ सेलर्स कंट्रोल्ड विक। ये जो सेलर का कंट्रोल एरिया है, ये वाला किसका एरिया है, कंट्रोल्ड, सेलर का। सेलर्स। तो यहां पर सेलर स्ट्रांग होते हैं। इस विक में कौन स्ट्रांग होता है, सेलर्स आर सेलर्स। स्ट्रांग। तो दो विक ऐसे हैं, ग्रीन कैंडल में लोअर विक एंड रेड कैंडल में अपर विक। इसके अंदर हम इसको कह सकते हैं दीज आर द कंट्रोल विक। कौन से विक हैं ये, कंट्रोल्ड विक। कंट्रोल्ड दिस विक। इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि ये एक हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। जब आप आगे चल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो ये एक हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी करेंगे। एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। उस एग्जांपल में ये समझिए कि एक रेड कैंडल है। कौन सी कैंडल है, एक एक रेड रेड कैंडल है। कैंडल। उस रेड कैंडल के ऊपर का विक है। इट मींस दैट, जैसे हमने समझा कि रेड कैंडल में ऊपर के विक में क्या होता है कि बायर रिजेक्ट हुए होते हैं और सेलर ने उसको कंट्रोल किया होता है। तो माना जाए कि ये जो कंट्रोल्ड विक है, इसके अंदर कौन स्ट्रांग है, सेलर्स। सेलर्स। फिर हम दूसरी एक कैंडल देखते हैं, वो ग्रीन बनती है। कौन सी बनती है कैंडल, ग्रीन। ग्रीन। ये ग्रीन कैंडल इस कंट्रोल विक से नीचे क्लोज होती है। कंट्रोल विक से कहाँ क्लोज होती है, नीचे। नीचे। फिर दूसरा एक ऑप्शन आता है कि एक ऐसी रेड कैंडल बनती है जिसमें ऊपर से कंट्रोल विक होता है और ग्रीन कैंडल उसी कंट्रोल विक के अंदर क्लोज होती है, और साथ में थोड़ी सी रिजेक्शन भी मिलती है। अब आप बताएं कि अगर सेलर स्ट्रांग है, सेलर अगर ऊपर के विक में स्ट्रांग है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जिसके अंदर अभी बायर क्लोज नहीं हुए, एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर बायर क्लोज हो गए। तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे बायर ने सेलर की कैंडल को कंट्रोल किया है, इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, लेकिन क्लोज किसके अंदर हुआ, सेलर के कंट्रोल विक के अंदर क्लोज हुआ। तो यहां पर कौन ट्राई करेगा पहले, सेलर सेलर ट्राई करेगा। सेलर तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जब इंगल्फिंग बनता है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, रेड 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 कैंडल। कैंडल। तो क्यों रेड कैंडल है, क्योंकि बायर किसके अंदर क्लोज हुआ, सेलर के सेलर के जोन में सेलर्स कंट्रोल कंट्रोल्ड। या सेलर की जोन के अंदर क्लोज हुआ। और यहां पर अभी बायर दूर है, तो फिर क्या होता है कि एक बायर की कैंडल कंटिन्यू करती है। अब कंटिन्यू करके इस जोन को क्रॉस करती है, या फिर कभी कभार क्रॉस नहीं करती, अंदर ही क्लोज हो जाती है, कभी कभार क्रॉस करती है, और कभी कभार क्या होता है क्रॉस करके फिर रिवर्स हो जाती है। तो अब
बायर कहां पर क्या किया, बायर ने सेलर की जोन को क्रॉस करके देन अगेन सेलर की जोन के अंदर क्लोज हो गई, ऊपर से रिजेक्शन, और अब ये क्लोजिंग प्राइस किसके अंदर है, सेलर के कंट्रोल Seller विक के अंदर है। के तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, red वी कैन रेड एक्सपेक्ट कैंडल। रेड कैंडल। ये कभी कभार रेड कैंडल बनती है, कभी कभार नहीं बनती। जब नहीं बनती तो उसका भी रीजन होता है, और जब रेड कैंडल बनती है तो इसका भी रीजन है। वो हम रीजन आगे चल के पढ़ेंगे जब स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे कि कौन कब ये कंट्रोल विक काम करेगा और कब ये कंट्रोल विक काम नहीं करेगा, कब इसमें ताकत होगी, सेलर होगा, और कब इसके अंदर सेलर नहीं होगा, सिर्फ दिखावे का होगा। नहीं, इस तरीके से वो हमें पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए 2 विक हमने कंप्लीट कर लिए, एक बायर का नीचे का विक और एक सेलर का ऊपर का विक। अब यहां पर हमने देखा कि इस कैंडल के अंदर क्या हुआ, प्राइस ऊपर तक गई थी, प्राइस जब यहां तक पहुंची तो सेलर ने रिजेक्ट किया प्राइस को। सेलर ने क्या किया, प्राइस को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट किया। इट मींस द बायस हिट द हाई, बायस हिट द हाई, हाय, बट दिस हाई जिसको हम बोलते हैं बायर ने सस्टेन नहीं किया, सेलर ने पुश किया प्राइस को नीचे की तरफ, इतना पुश किया नीचे की तरफ। जैसे पुश किया तो कैंडल क्या हो गई, सेलर की जोन बनी, कैंडल क्लोज हो गई। ये बुलिश कैंडल क्या हो गई, क्लोज हो गई। क्लोज हो गई। तो अब हम ये देखें, क्या ये जो सेलर की एंट्री है, क्या इस सेलर की एंट्री ने कंप्लीट बायर की कैंडल को कंट्रोल किया या थोड़ा हिस्सा कंट्रोल किया, थोड़ा हिस्सा थोड़ा हिस्सा, मतलब कंप्लीट कंट्रोल नहीं नहीं किया। कर पाते। नहीं जैसे कैंडल क्लोज होगी, ये जो थोड़ा हिस्सा था, इसका मतलब है कि सेलर ने कंट्रोल नहीं किया। तो यहां से ये जो रिजेक्शन है ये वापस ऊपर चली जाएगी और सेलर यहां पर बैठेगा जहां से एंटर हुआ था, क्योंकि सेलर तब यहां पर मौजूद होता जब ये पूरी कैंडल को क्या करता, कंट्रोल कंट्रोल करता। अब कंट्रोल तो नहीं किया ना, रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया और कैंडल क्या हो गई, क्लोज हो गई। रिजेक्ट किया और कैंडल क्लोज हो क्लोज गई। हो क्लोज गए। हो गई। जब क्लोज हो गई तो फिर वापस इसको ऊपर अपनी जगह पे जाना पड़ेगा, चला गया। तो अब कैंडल क्लोज के ऊपर किसका प्रेशर है, सेलर का था, जो वापस ऊपर की तरफ चला गया। अब सारा प्रेशर कौन सी पॉइंट पे है, जहां से रिजेक्शन हुई थी, हाँ, जहां से कट किया। रिजेक्शन हुई थी। तो अब इस क्लोजिंग प्राइस से इस रिजेक्शन वाली पॉइंट के बीच में कौन है, इसके Buyer. बीच Seller. में ना बायर बायर्स है ना सेलर है, बायर भी नहीं है और सेलर भी सब भी नहीं है। सेलर भी नहीं है। ये बिल्कुल एरिया क्या है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। तो अब अगली खाली है। कैंडल क्या होगी, अगली कैंडल ग्रीन बनने के चांस ज्यादा बनेंगे। अब अगर बायर स्ट्रांग है तो सेलर के पॉइंट को ब्रेक करेंगे, अगर बायर वीक है तो ब्रेक करके वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे, सेलर वापस उसी जगह पे मौजूद रहेगा, ऐसा होगा। तो अब माने कि अगर कोई भी ऐसी कैंडल है जैसे कि ये यहां पर ऊपर का विक है, तो सेलर कहां मौजूद है, कैंडल क्लोज हो गई है तो Top सेलर पे. कहां मौजूद है, Top पे. ए पॉइंट से लेके ओपन पॉइंट। ओपन पॉइंट तक, यहां से लेके यहां तक मौजूद है सेलर, नहीं, टॉप पे। ओके, हाँ, या ऊपर चला गया। नहीं सर, यहां से हाई पे. लेके यहां तक मौजूद है। यहां तक अगर कोई सोच रहा है तो वो नहीं. गलत सोच रहा है, ठीक है। जहाँ पर से स्टार्ट किया था सर वहां पर मौजूद है। क्योंकि ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है ना, तो सेलर वापस ऊपर चला जाएगा अपनी पॉइंट पे। ओके सर। अब एक एक बात है, देखो कि कानून के हिसाब से देखा जाए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये कौन सी लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस। अगर बायर ने इसको कंट्रोल किया, मतलब कि ब्रेक किया, तो बायर इसको क्रॉस कर गया ना, जी. क्या मानेंगे कि बायर ने इसको क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट दे दिया. ब्रेकआउट दे दिया तो बायर की पोजीशन कहां चली गई, इस लेवल से ऊपर चली गई। जी. और अगर वापस रिजेक्ट होके इसके नीचे क्लोज हो गया तो क्या बोलेंगे कि ब्रेकआउट हुआ, नहीं सर। नहीं. ओ सर।
अभी नहीं बोल रहे ना, क्यों नहीं बोल रहे ब्रेकआउट हो गया? क्योंकि बायर तो रिजेक्ट हो गया, बायर तो रिजेक्ट हो रिजेक्ट हो गया। गया। इसी तरीके से समझो, जब सेलर ने एंट्री की, किसने एंट्री की? सेलर ने एंट्री की। क्या सेलर ने कंट्रोल किया बायर को? नहीं नहीं सर। नहीं और नहीं कैंडल सर। क्लोज हो गई, तो सेलर को इसी वजह से हाँ। वापस जाना पड़ेगा। ये सेम जो आप इसको ब्रेकआउट नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। ऐसे ही ये सेलर ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि सेलर ने इस कैंडल को कमजोर करने की पूरी कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल न कर सका, कंट्रोल नहीं कर नहीं सका। किया ना सर। कर सका। लेकिन एक चीज है कि एक एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि सेलर बड़ा इंटरेस्टेड है, सेलर बड़ा इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड है। इसी तरीके से यहां पर बायर इंटरेस्टेड है। सेलर के लोअर विक में कौन इंटरेस्टेड है? बायर। बायर इंटरेस्टेड। बायर। इसी तरीके से यहां पर कौन इंटरेस्टेड है? सेलर। सेलर्स। अब ये एक कंडीशन है। ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई, ये कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर वन। 1। क्योंकि यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल आ जाए, अगर ये कैंडल कहां पर क्लोज हो जाए, एक रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हो जाए, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कौन बैठा होता है रेजिस्टेंस पे? सेलर। सेलर्स। सेलर। रेजिस्टेंस पे हमेशा कौन होता है? सेलर्स। सेलर। तो पहले जब रेजिस्टेंस नहीं थी, तो सेलर आके क्लोजिंग के बाद ऊपर चला गया, है ना? यस सर। लेकिन अब रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए बायर ने ट्राई किया, बायर फेल हो गया इसको ब्रेकआउट करने में। तो इसका मतलब है कि सेलर कहां बैठा हुआ है? अपनी रेजिस्टेंस पे अभी भी बैठा है। बैठा हुआ है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो सेलर कहां पर मौजूद है? टॉप पे। हाई पॉइंट पे। हाई पे। हाई पॉइंट पे बैठा है। अब आपको ये बात कंडीशन 2 समझ में आ गई कि अगर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को बायर ब्रेकआउट नहीं कर सका। इसका मतलब है कि सेलर अभी भी अपनी रेजिस्टेंस पे मौजूद है। और अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं थी, तो इसका मतलब है कि सेलर ने ट्राई किया और फेल हुआ, कंट्रोल ना कर सका, तो वापस अपनी जगह पे लौट गया। अब बैठा हुआ है, तो कहां पर बैठा हुआ है? यहां पर बैठा हुआ है। अब हम दूसरी पॉइंट पे आते हैं। कौन सी पॉइंट पे आते हैं हम? दूसरी पॉइंट पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने समझना है। अगर ये पॉइंट ना समझे, तो फिर आप बहुत गलतियां करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक स्ट्रेटजी भी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। यहां पर एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के नीचे एक विक है। रेड कैंडल के नीचे जो विक होता है, उसमें कौन इंटरेस्टेड होता है? बायर। 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 अब सेलर आता है, ट्राई करता है, और इस विक के पॉइंट को ब्रेक करता है। इस विक के पॉइंट को क्या करता है? ब्रेक। ब्रेक ब्रेक करेगा। करता है। तो जिस जगह पे बायर इंटरेस्टेड था, उस पॉइंट को किसने ब्रेक कर दिया? सेलर्स। सेलर ने। सेलर। मतलब कहने का कि कौन स्ट्रांग है? सेलर। सेलर स्ट्रांग है। फिर एक और कैंडल के नीचे के विक देखते हैं। अब यहां पर सेलर ने अपने कैंडल के विक को, जहां पर बायर इंटरेस्टेड था, उसको नीचे ब्रेकआउट किया। लेकिन सेलर इतना स्ट्रांग नहीं था कि ब्रेकआउट के नीचे क्लोजिंग दे। उसने रिजेक्ट करके क्लोजिंग ब्रेकआउट से ऊपर दे दिया। तो क्या सेलर अपने विक को ब्रेक कर पाया? नहीं सेलर यहाँ पर फेल हो गया। ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सेलर फेल हो गया। यहां पर सेलर ब्रेकआउट, सर किसी की तरफ से नॉइज आ रहा है बहुत। ये वही बैजीत की तरफ से आ रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ, और यहां पर ब्रेकआउट नहीं नहीं हुआ। हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार जिस चीज के लिए बोलूं ना, समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट कहती है कि मार्केट अब रिवर्स करेगी। ये पॉइंट क्या कहती है? मार्केट क्या करेगी अब? रिवर्स करेगा। रिवर्स करेगी। अब एक चीज है,
इस पॉइंट को भी मजीद और समझो। अगर सेलर की कैंडल नीचे की तरफ जा रही है तो हु इज स्ट्रॉन्ग? सेलर sellers, सेलर स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया। कौन स्ट्रांग है? seller सेलर। strong, सेलर समझो कि ये एक डाउन ट्रेंड है। ये क्या है? एक डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में कौन वीक होता है? बायर buyers, बायर वीक होता है। बायर ने अपनी कैंडल बनाई, उसके ऊपर विक बनाया, और जब दूसरी कैंडल बनाई तो अपने ही विक को ब्रेकआउट ना कर पाया, तो कंफर्म हो गया कि वाकई में बायर वीक है। yes sir, ये रिवर्सल पॉइंट है। ये एक ऐसी पॉइंट है कि ट्रेडर्स को इन्फॉर्म किया गया कि सेलर अभी और ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। सेलर अभी और ट्रेंड को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। फिर हमने देखा कि वापस सेलर ने कंटिन्यू किया और ऐसे ही स्ट्रांगली कंटिन्यू करते गए। तो यहां पर रिवर्सल का सिग्नल मिल गया कि बायर अपने विक को क्रॉस ना कर सके। ऑलरेडी बायर तो वीक थे डाउन ट्रेंड में, और दूसरी कंफर्मेशन ये हो गई कि अपने ही विक को क्रॉस नहीं 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 कर कर पाया। सके। अभी इन तीन सेलर की कैंडल में देखो, क्या सेलर ऐसा हुआ कि अपने विक को क्रॉस ना कर सके? नहीं sir, इट मींस के सेलर अभी भी स्ट्रांग है। इट मींस के सेलर अभी भी strong, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। फिर हमने देखा कि ये सेलर किसी सपोर्ट पे क्लोज हुए होंगे, तो वहां से बायर दोबारा आते मार्केट में। मार्केट में बायर आ गए और बायर ने इनको क्रॉस किया। ये अलग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पहले वाले टॉपिक को क्लियर करें। देन हमने देखा कि बायर यहां पर अपना विक बनाते हैं और फिर ट्राई करते हैं ब्रेकआउट करने के, लेकिन फिर वापस किसके अंदर क्लोज हो जाते हैं? बायर की वीक के अंदर। अपने ही विक के अंदर क्लोज हो गए। इसका मतलब है कि बायर स्ट्रांग तो हुए, लेकिन एंड में वापस क्या हो गए? weak हो गए, वीक हो गए। फिर कौन कंटिन्यू करेगा मार्केट में? sellers, सेलर कंटिन्यू करेगा। ठीक है। अब इस बार ये वाला कैंडल का विक था, और इस बार सेलर ने क्या किया? अपने विक को कंट्रोल नहीं नहीं कर कर सका। पाया। कौन से पॉइंट पे नहीं कर सका कंट्रोल? सपोर्ट पे। हाँ सपोर्ट पे। सपोर्ट पे सेलर अपने ही विक को क्रॉस नहीं कर नहीं सकते, कर पाया। तो अब मार्केट में कौन आया? मार्केट में कौन आएगा? मार्केट में आएगा buyers, बायर वापस आएगा। मार्केट में बायर वापस मार्केट में आ जाएगा। ठीक है। देन मार्केट में बायर ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, और आप देखेंगे कि बायर अब अपने विक के अंदर क्लोज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कौन स्ट्रांग हो गया? buyers, बायर स्ट्रॉन्ग हो गया। बायर्स। फिर सेलर अब बार बार अब जब अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा तो कौन अपने विक के अंदर क्लोज होना शुरू करेगा? sellers, जैसे पहले बायर से सिग्नल ले रहे थे, अब सेलर से वही सिग्नल ले रहे हैं कि सेलर अपने ही विक के अंदर क्लोज हो गया। तो कौन आएगा मार्केट में वापस? बायर। buyers आएंगे, बायर आएगा, एंड देन मार्केट को इसे कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो देखो कि एक विक के अंदर क्लोज होना भी एक बड़ा सिग्नल है। किसी भी एक कैंडल अपने ही विक के अंदर क्लोज हो जाए तो यह भी एक बहुत बड़ा signal, सिग्नल है, जिससे क्या पता चलता है कि अगर सेलर अपने ही कैंडल के विक के अंदर क्लोज हो जाए, मतलब कि सेलर इज नॉट इंटरेस्टेड, सेलर इज वीक। या बायर अपनी कैंडल के विक के अंदर क्लोज हो जाए, इट मींस हु इज वीक? बायर इज वीक। buyers, अब ये पॉइंट समझ में आ गई सबको? yes sir, अब एक इसकी दूसरी पॉइंट, इसी ही विक के अंदर क्लोज होने की दूसरी पॉइंट, जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। extension, चलो अब हम उसका मतलब क्या रहेगा। अब देखिए कि क्या होता है कि बायर की कैंडल अपने ही विक के अंदर क्लोज तो हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या होती है कि ये अपने ही विक के अंदर क्लोज हो गई। नेक्स्ट जी कैंडल सर। बहुत ही साइज में बड़ी बन जाती है। अब आपने देखा कि पहले क्या हुआ कि बायर ने एक अब ऊपर का विक बनाया, फिर दूसरी कैंडल उसी विक के अंदर क्लोज हो गई, और फिर एंड में एक बड़ी कैंडल
बन गई। इसको बोलते हैं बायर्स आर एग्जॉस्टेड। यहां पर क्या बोलते हैं इसको? बायर्स एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड होगा। बायर्स आर एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि बायर के अंदर जितना दम था उतना इन्होंने बाय कर लिया। पुश किया। जितना दम था बायर ने क्या कर दिया? बाय बाय कर कर दिया। दिया। अब बायर के पास डिमांड खत्म हो चुकी है। ये भी पॉइंट होती है मार्केट में रिवर्सल की। ये भी पॉइंट होती है मार्केट में रिवर्सल। जब डाउन ट्रेंड में होंगे तो ऐसी दफा बहुत ऐसी मार्केट की मूवमेंट बनेगी। जब डाउन ट्रेंड में आप होंगे तो बायर ऐसी बहुत सारी मूवमेंट बनाएगा, या फिर बायर जब ऊपर की वेव बनाता है और फिर रिवर्सल पॉइंट आएगा तो उस एंड की पॉइंट पे ऐसा मूवमेंट बनेगा। तो पहले इस पॉइंट को हम फोकस करते हैं कि हम चार्ट के अंदर देखें कि ये अपने विक के अंदर क्लोज होते हैं तो इसका रिएक्शन जैसे मैंने समझाया क्या वैसा होता है कि नहीं होता। ठीक है। ओके सर। और जो चीज समझाऊं फिर उसको भुलाना नहीं है, वो याद रखना है आपने। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर बायर अपने ही विक के अंदर क्लोज हो जाए तो फिर क्या होता है? क्या रिवर्सल होता है लॉन्ग टर्म? जब यहां से मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है आप चेक कीजिए। क्या डाउन ट्रेंड चल रहा है यहां पर? और जब आपने बायर की कैंडल्स को देखा क्या ये अपने विक के अंदर क्लोज हो गए? उसके बाद मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल के बाद अच्छा खासा रिवर्सल आया। यस सर। ठीक है। देन अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, खत्म तो नहीं हुआ ना अभी तक। ठीक है। फिर आप देखो कि जब बायर अपने विक को क्रॉस नहीं कर पाते और फिर रेड कैंडल आती है तो क्या उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आता है? यस सर। यहां पर ऐसे आ गया, ठीक हो गया। अब इस तरीके से और भी हम पीछे की तरफ देखते हैं कि जब सेलर अपने विक को क्रॉस नहीं कर पाता और एक बड़ी कैंडल सी बन जाती है, एग्जॉस्ट हो गया, और एग्जॉस्ट हो गया। सेलर्स। सेलर कहां पर एग्जॉस्ट हो गया? सपोर्ट पे। तो उसके बाद बायर की एक कैंडल आने के बाद क्या बायर मार्केट में ऊपर की तरफ जाते हैं? यस सर। ठीक है। तो हम ऐसे वापस पीछे यहां पर भी देखते हैं। यहां पर जब हमने देखा कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, अब हम यहां पर देखें बायर अपने ही विक के अंदर क्लोज। पहले तो सेलर अपने विक के अंदर क्लोज होके फिर अगली कैंडल इसको ब्रेकआउट करती है। फिर बायर की कैंडल आने के बाद मार्केट ऊपर जाती है थोड़ी देर के लिए, ये गई। उसके बाद फिर देखो बायर दोबारा क्या हो जाते हैं अपने ही विक के अंदर, क्लोज होते हैं। पहले एग्जॉस्ट होते हैं देन अगेन क्लोज होते हैं, फिर कौन आता है? सेलर आता है। एंड इसी तरीके से एक मार्केट के अंदर अभी क्या बन जाता है? एक कंसोलिडेशन, क्योंकि एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल आ जाती हैं। ऐसी मार्केट को बोलते हैं कंसोलिडेट। ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट। ठीक है। अभी आपको मैं यूरो यूएसडी के ऊपर चेक कराता हूं जिसमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जिसमें वॉलेटिलिटी होगा तो सारे सिग्नल सारी स्ट्रेटजीज उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करती हैं। वो भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस के अंदर कितने ट्रेड हुए हैं कि नहीं हुए। अब मार्केट के अंदर क्या है? डाउन ट्रेंड है ना। यस सर। इस डाउन ट्रेंड के अंदर आप चेक करो कि बायर वीक होता है डाउन ट्रेंड के अंदर, क्या ये अपने विक के अंदर क्लोज होते हैं? ये हो गए। फिर सेलर कंटिन्यू करता है, ये अपने विक के अंदर क्लोज हो गए, सेलर कंटिन्यू कर। सेलर कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब ये कौन सा सिग्नल है? रिवर्सल डाउन सिग्नल है। ट्रेंड का सिग्नल। फिर देखो कि सेलर अपने विक के अंदर क्लोज हो जाता है तो कौन आएगा मार्केट में? बायर्स। आ गया बायर। इस तरीके से ऐसे अगर हम देखें कि सेलर जब अपने विक के अंदर क्लोज हो जाता है तो कौन आता है मार्केट में? बायर आ जाता है। बायर्स। हम इसको मजीद कैसे यूज करेंगे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है। यहां पर देखो कि क्या हुआ कि सेलर अपने विक को क्रॉस ना कर सका तो बायर आता है। इस तरीके से ये सिग्नल्स मिलते हैं। ये कौन सिग्नल देता है? ये हमें विक अंडरस्टैंडिंग से सिग्नल मिलते हैं। तो विक्स भी हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितनी दफा ट्राई किया कि अपने विक को क्रॉस ना कर सके?
दो दो दफा दफा। ट्राई किया, देन यस सर। सेलर आया, सेलर अपने विक को क्रॉस कर सका नहीं। अब विक को क्रॉस किया, इसकी भी दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो। दो। ये याद रखो कि सेलर ने विक को टच नहीं किया, उसके अंदर क्लोज हो गया, एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि सेलर ने विक को क्रॉस किया लेकिन फिर रिजेक्ट हो गया, ये दूसरी कंडीशन है। ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, ये वाली दोनों दोनों अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, पहले पॉइंट पे देखा कि सेलर ने अपने विक को टच नहीं किया, इसके अंदर जस्ट क्लोज हुआ है। दूसरी पॉइंट पे देखा कि इसने टच किया देन रिजेक्ट हुआ, देन बायर आ जाते हैं। फिर पहली पोजीशन पे टच नहीं किया, दूसरी पोजीशन पे जब टच करके रिजेक्ट किया फिर बायर आया। फिर अगली बार यहां पर टच नहीं किया, बायर आया, फिर दोबारा टच किया, देन बायर मार्केट में आना शुरू हो गया। तो यहां पर देखो कि टच किया और रिजेक्ट हुआ तो बायर आ गया। इस तरीके से यहां पर बायर ने कंटिन्यू किया, लेकिन फिर भी एक लेवल के बाद फिर सेलर वापस मार्केट में आते हैं। तो अब ये पॉइंट आपने समझनी है, इससे एक स्ट्रेटजी बनाएंगे आगे चल के, एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे आप रिवर्सल की ट्रेडिंग सीखेंगे और रिवर्सल की ट्रेडिंग कंफर्मेशन के साथ करेंगे। बायर को देखो, ऑन द रेजिस्टेंस क्या अपने वेग को क्रॉस कर सका? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। रिवर्सल आया मार्केट में। इसी तरीके से यहां पर बायर अपने वेग को क्रॉस नहीं कर सका, मार्केट में रिवर्सल आया। तो ऐसे हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, 5 मिनट के ट्रेड की भी और 1 मिनट के ट्रेड की भी स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। तो यहां पर देखो, बड़ी कैंडल बनी, उसका विक बना, अनेबल टू ब्रेक, बड़ी कैंडल बनी, अनेबल टू ब्रेक, वापस कौन आता है मार्केट में? बायर आ जाता है मार्केट में। बायर्स। तो ये आप याद रखिएगा, आगे चल के जब स्ट्रेटजी सीखेंगे तो ये भी एक हम स्ट्रेटजी इसमें ऐड करेंगे। तो विक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मजीद इस विक को समझते हैं, एक्स्ट्रा इसको और समझते हैं, ताकि हम विक के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। देखिए, अगर एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल कंट्रोल करे, इसमें कोई विक नहीं है, इसको कंट्रोल किया, हम विक बना रहे हैं कि विक कैसे बनता है। तो क्या होता है कि जो अपोजिट बॉडीज होती हैं उसको सब्ट्रैक्ट करने से विक बनता है। मतलब पहले सेलर एंटर हुआ, फिर उसको किसने कंट्रोल किया? बायर ने कंट्रोल किया, तो फिर ये विक बन गया बायर का। और फिर जो बॉडी बच गई उसको ऐड किया तो एक शेप बन गया। इसी तरीके से पहले बायर आता है, फिर सेलर आता है, अपोजिट बॉडी को हमने सब्ट्रैक्ट किया, विक बन गया, और रिमेनिंग बॉडी इसको दे दी। तो कैंडल ऐसे बनती है, इस तरीके से कैंडल बनती है। टोटल 4 किस्म के शेप बनते हैं। इस 4 किस्म के शेप में हम देखें कि पहला जो शेप है, जो हम अब पढ़ के आए कि ग्रीन कैंडल के नीचे विक होगा, तो इट मींस ग्रीन कैंडल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड देन अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर विक है तो इट मींस द ग्रीन कैंडल इज वेरी वेरी वीक। और अगर ऊपर और नीचे बराबर विक है तो इट मींस ग्रीन कैंडल इज नॉर्मल। न्यूट्रल। और अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर और नीचे नॉर्मल विक के बॉडी बड़ी है, इट मींस द ग्रीन कैंडल इज नॉर्मल। अब 4 कंडीशन पैदा हुई। कितनी कंडीशन पैदा हुई? 4। चार। अब ये जो 4 कैंडल बनी है, इसमें से इन कैंडल को आप नाम से भी जानती हो। पहली कैंडल का नाम क्या है? हैमर। दूसरी कैंडल का नाम क्या है? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड और हैमर। तीसरी कैंडल का नाम क्या है फिर? एंड स्पिनिंग। चौथी नॉर्मल कैंडल है। तो नॉर्मल पैटर्न कितने बने? 4। चार पैटर्न। 3 पैटर्न बने। चौथी शेप वाइज बुलिश कैंडल है। पैटर्न कितने बने? तीन चार। पैटर्न। 3 पैटर्न बने और चौथी बुलिश कैंडल है। तो जो 3 पैटर्न बने, अब याद रख लो, 3 जो पैटर्न बने उसकी क्या कंडीशन थी? एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक, एक न्यूट्रल। मतलब कहने का कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ना, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उसके अंदर ये 3 इंफॉर्मेशन होती है बस। जिस कैंडल के अंदर ये स्ट्रॉन्ग, वीक
या न्यूट्रल की इंफॉर्मेशन हो, इसका मतलब है कि ये पैटर्न है, भले आपको नाम आता है या नहीं आता। तो जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है, या तो स्ट्रॉन्ग, या तो वीक, या तो न्यूट्रल। न्यूट्रल। मतलब कहने का कि 4 इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये 3 है। नॉर्मल तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं हुई ना इंफॉर्मेशन। यस सर। तो आपने नाम भी बता दिया, एक हैमर है, एक इन्वर्टेड हैमर है, एक स्पिनिंग कैंडल है, तभी तो इसका नाम है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जानिए कि जो पैटर्न होते हैं उन पैटर्न के अंदर ये 3 इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए उसको पैटर्न बोलते हैं। बाकी हम दूसरों को शेप बोलते हैं, शेप कैंडल, मतलब कि ये बुलिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है, वो नॉर्मल है। एक और कैटेगरी होती है जिसको हम इनडिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिसीजन। डिसीजन। वो भी पैटर्न होता है, क्योंकि वहां पर भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ना नॉर्मल है, ना स्ट्रांग है, ना वीक है, ना न्यूट्रल है। तो फिर क्या है? इनडिसीजन, कुछ भी नहीं बना, डोजी बन गया। तो ऐसे जब सेम इंफॉर्मेशन आप सेलर के लिए देखेंगे तो वहां पर भी इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आप देखें कि स्ट्रांग कैंडल कौन सी है, उसको विक नीचे है, ऊपर से है। अब एक यहां पर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को जाहिर करूं। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कंट्रोल विक है, सेलर की ऊपर विक क्या होता है? कंट्रोल। कैंडल, कैंडल की मीनिंग क्या है? कैंडल क्या है? न्यूट्रल है या स्ट्रांग है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। मतलब कहने का कि न्यूट्रल कैंडल का कंट्रोल विक स्ट्रांग नहीं होता। न्यूट्रल कैंडल का कंट्रोल विक स्ट्रांग नहीं नहीं होता। क्योंकि कैंडल ही न्यूट्रल है, कैंडल ही न्यूट्रल है। न्यूट्रल। तो फिर सेलर भी यहां पर न्यूट्रल होंगे। ठीक है, ये कैंडल कौन सी है? स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब कि कंट्रोल विक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग कैंडल का लिया जाता है। हर एक ओके कैंडल का सर। कंट्रोल विक हम नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैंडल का? जो बहुत स्ट्रांग होगी उसका कंट्रोल विक लेंगे। हर एक छोटी मोटी कैंडल का कंट्रोल विक इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं। बात समझ में आई? यस तो सर। ये एक फिल्टर है कि कंट्रोल विक बहुत, क्योंकि हम हर एक कैंडल का कंट्रोल विक यूज करते हैं। अब ऐसी कैंडल अगर बन जाए फॉर एग्जांपल कि बोलें कि ये कैंडल है, ऊपर से इसका कंट्रोल विक है और नीचे से इतना बड़ा विक है, तो हम इसको बोलेंगे कंट्रोल विक। कैंडल तो खुद ही वीक है, कैंडल तो खुद ही वीक। वीक है, तो फिर सेलर इसमें क्या करेंगे? वीक होंगे। तो कैंडल की विक, भले ऊपर का विक कंट्रोल विक है लेकिन नीचे से मीनिंग उसकी वीक है, तो इसका मतलब हम इसका कंट्रोल विक इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वो कैंडल जो दिखने में भी स्ट्रांग हो। ठीक है, अब यस उसके सर। बाद आगे आते हैं। एक क्वेश्चन था। पूछें। आपने जो टू कंडीशन बता था कि कंट्रोल वीक पर क्लोज होगा और कंट्रोल वीक टच कर क्लोज होगा पिछले चैप्टर में। दोबारा बोलिए, दोबारा। आपने 2 कंडीशंस बता था जो वीक पर मार्केट रिवर्ट करेंगे तब हम्म जब कंट्रोल वीक पर क्रॉस नहीं कर पाएगा हम्म। और क्रॉस एक कर एक मिनट होल्ड कर कीजिए। अब रिवर्ट। जी अभी आप बताइए, मुझे कॉल आ गई थी इम्पोर्टेंट। जी नहीं, तो हाँ, मैंने आपको कंट्रोल वीक की कंडीशन जो बताई थी कि कंट्रोल वीक से मार्केट में रिवर्सल आता है, क्योंकि कंट्रोल वीक एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की जोन बनती है जिससे मार्केट में रिवर्सल आता है। तो हम अब वो वाला कंट्रोल वीक यूज करेंगे जो हैमर का होगा और जो इन्वर्टेड हैमर का होगा। इन्वर्टेड हैमर रेड कैंडल में इसका कंट्रोल विक यूज करेंगे, और ग्रीन कैंडल में इस हैमर का हम
कंट्रोल विक यूज करेंगे, और दूसरा हम उस कैंडल का कंट्रोल विक यूज करेंगे जो बॉडी में बड़ी है, ऊपर विक छोटा है और नीचे विक साइज में बड़ा है। बड़ा है। और इसी तरीके से रेड कैंडल में उसका विक यूज करेंगे जो बॉडी भरी हुई है, बड़ी है, और ऊपर से इसका विक ऐसा है। तो इस किस्म का जो होगा हम कंट्रोल विक यूज करेंगे। ठीक हो गया? क्लियर है? Yes, sir. And sir, what about pin bar? ये वाला, ठीक है, इस किस्म की कैंडल का यूज करेंगे। ठीक है? Yes, sir. अब हमारा जो दूसरा इसके बाद टॉपिक है वो है कैंडल की साइज को समझना। पहले ये कैंडल देखें, ये स्ट्रांग है, ये नॉर्मल है, ये वीक है और ये न्यूट्रल है। तो ये असाइनमेंट ऐसी है कि आप चार्ट ओपन करेंगे और ये सारी कैंडल चेक करेंगे। आप सब कैंडल स्टिक को पहचान पा रहे हैं चार्ट के अंदर कि मैं देख पा रहा हूं कि कौन सी स्ट्रांग कैंडल है, कौन सी वीक है, कहां पर कंट्रोल वीक है, कहां पर नहीं है, कौन सी इंडिसिशन कैंडल है। ये आपको चार्ट में पहचानना जरूरी है। अगर ये पहचान नहीं पाएंगे इसका मतलब कि ये लेसन आपका कंप्लीट नहीं है। अगर पहचान लिया तो ये लेसन आपका कंप्लीट है। तो ये आप सब 40 से 50 कैंडल के अंदर या 100 कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल को आइडेंटिफाई करके अपनी कंफर्मेशन कीजिए कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है? इसके बाद ये देखिए, ये कैंडल की साइज होती है कि हम अगर किसी भी कैंडल की साइज को देखें और फिर अगली कैंडल की साइज को समझें कि क्या हो सकती है साइज, जिससे आगे चल के हमारी एंट्रीज पॉइंट जो होंगी वो फिल्टर हो जाएंगी। तो अगर कोई भी ऐसी कैंडल जो दिखने में बड़ी नजर आ रही है, साइज मैटर नहीं करती है कितनी बड़ी हो, नहीं, बस दिखने में ऐसा लगे कि ये कैंडल बड़ी है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ऐसी वाली कैंडल नॉर्मल साइज की बनाऊं तो आपको ये दिखेगा कि दिस कैंडल इज लुक्स वेरी स्ट्रांग, वेरी बिग। और उसके बदले में मैं ये कैंडल दिखाऊं तो आप बोलेंगे कि सर ये कैंडल पहले वाले कैंडल से साइज में छोटी है। छोटी फिर है। अगर ये कैंडल दिखाऊं तो आप बोलेंगे कि ये जो है ना दूसरी वाली कैंडल से भी साइज में। छोटी है। तो अगर आप इसको नाम देंगे, पहली कैंडल को बिग बोलेंगे, दूसरी को मीडियम बोलेंगे और तीसरी को Small बोलेंगे। स्मॉल बोलेंगे। तो अब ये पढ़ने की क्या जरूरत है? ये पढ़ने की जरूरत क्या है, अब मैं आपको बात समझाता हूं। देखिए, अगर एक ग्रीन कैंडल साइज में बड़ी है, दो कैंडल आपको चाहिए, कितनी चाहिए आपको? कम से कम दो कैंडल। दो कैंडल। अब इन दो कैंडल में आप इसको क्या नंबर देंगे? पहली कैंडल को क्या बोलेंगे? पहली कैंडल साइज में क्या है? बिग। बिग है। देन दूसरी कैंडल साइज में क्या है? मीडियम। मीडियम। तो तीसरी कैंडल साइज में क्या होनी चाहिए? स्मॉल। चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड। रेड हो, तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए? स्मॉल। या तो Small. यहां पर ये वाली कैंडल बनेगी, अगर सेलर की आती है तो ये बनेगी, या तो ये कैंडल बनेगी, या तो ये कैंडल बनेगी। तो अब साइज मैच हो रही है, बिग, मीडियम और फिर कौन सी कैंडल है? स्मॉल। स्मॉल। और अगर सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आखिरी दो कैंडल की साइज क्या है? बिग मीडियम। नहीं, ये अब मेरी आंखों से देखोगे तो फिर आपको कुछ और दिखेगा। आखिरी दो कैंडल की साइज क्या है? मीडियम मीडियम बिग मीडियम और बिग। आखिरी दो कैंडल की साइज ये है। आखिरी दो कैंडल, एक ग्रीन कैंडल है एक स्मॉल रेड और कैंडल है, मीडियम तो मीडियम और स्मॉल क्या हो गया? मेरे ख्याल में रेड दिख कैंडल जाएगा आप सर। लोगों को नहीं दिख रही, अब दिख रही है? स्मॉल। मीडियम एंड स्मॉल। अगर रेड कैंडल आएगी तो उसकी साइज क्या होगी? बिग मीडियम। 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 तुक्के क्यों मार रहे हो? क्योंकि एक मीडियम कैंडल आ चुकी है, एक स्मॉल कैंडल आखिरी दो में आ चुकी है, तो अगली कैंडल तो बिग होनी चाहिए ना। कोई बोल रहा है जी स्मॉल, कोई बोल रहा है मीडियम, ऐसे क्यों तुक्के मार रहे हो? सर बिग होने की रीजन क्या है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये मार्केट का
स्ट्रक्चर है। Structure कैंडलस्टिक है। ऐसे बनती है कि कैंडलस्टिक की साइज इस तरीके से बनती है कि पहली मीडियम है, दूसरी स्मॉल है, तो अगली कैंडल क्या होनी चाहिए साइज में? बिग होनी बिग। Big होनी चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, क्या होनी चाहिए साइज में? Big। बिग होनी Big। चाहिए। बिग। तो बिग होगी तो पैटर्न बनेगा ना फिर। जी। बिग है तो अब कौन सा पैटर्न बनेगा बताओ? स्मॉल और बिग बना, आप मीडियम बनेगा। नहीं, पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना? क्या स्मॉल बिग। इवनिंग स्टार बना? जी जी हाँ जी। बिग। अब बताओ, Evening star one अगर इसकी रिट्रेसमेंट आएगी तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए? small। पहले Medium। स्मॉल है, मीडियम सर, ठीक है, मीडियम। अब मीडियम होनी चाहिए। Medium। ठीक है, तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए? Medium। मीडियम। Medium। ये मीडियम कैंडल बन गई आपकी। ठीक हो गया? सर एक बात हाँ। पूछनी थी जी पूछो। सर, इवनिंग स्टार कैसे है मतलब? आपने इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं पढ़े? नहीं सर। हाँ, तो फिर आपने नहीं पढ़े ना, अभी हम जब पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। अभी उसका टॉपिक नहीं है ये, सिर्फ आप लोगों से मैं ये साइजिंग पढ़ा रहा हूँ अभी। अभी आप साइजिंग को देखो सिर्फ, ठीक है? जी सर, जी सर, यस सर। तो ये है मीडियम, स्मॉल, बिग। अगली फिर क्या बन गई कैंडलस्टिक? Medium। मीडियम। मीडियम। तो अब आपके पास कौन कौन सी कैंडल आ गई? आखिरी दो कैंडल को चेक करो, कौन कौन सी है? बिग और मीडियम आ Big गई। और medium। Big and medium अगली small कैंडल आएगी। कौन अभी सी स्मॉल आएगी? होगा। स्मॉल। अगली Small, कैंडल small। स्मॉल होगा। अगली कैंडल Small। साइज में क्या होगी? स्मॉल। Small। स्मॉल होगी। अब स्मॉल भी आ गई, मीडियम भी आ गई, तो अगली कैंडल साइज में क्या होनी चाहिए? बिग। Big। फिर अगली कैंडल साइज में क्या होनी चाहिए स्मॉल और बिग के बाद? Medium। Medium। मीडियम। अब अगली कैंडल साइज में क्या होनी चाहिए? फिर आपकी स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, अब Small। हम इसको चार्ट पे देखते हैं। किस पे? चार्ट पे देखते हैं। ये फिल्टर हमारा एंट्री लेने में ये करेगा इसीलिए ना, हेल्प करेगा ना सर? इसीलिए तो ये पढ़ा रहा हूं, इसीलिए तो ये आपको समझा रहा हूं कि आप एंट्री पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपको 80% टू 90% ये आपको फॉलो करेगा, तो इतना ही करे तो आइडिया हो जाएगा ना। ठीक है, आप यहां से स्टार्ट करो, हम पीछे से भी स्टार्ट करेंगे, पहले आप यहां से स्टार्ट करो। अगर मैं इस कैंडल को, हर दो कैंडल को मैं कंपेयर करूंगा आपस में, इन दो कैंडल को कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलता है? बिग और मीडियम। Medium। फिर अगली कैंडल क्या होनी चाहिए साइज में? स्मॉल। Small। Small। फिर मीडियम और स्मॉल है तो अगली Small। कैंडल साइज में क्या होनी चाहिए? बिग होनी Big। चाहिए। Big। फिर स्मॉल एंड वो बिग है तो अगली साइज क्या होनी चाहिए? मीडियम। 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 कभी कभार क्या Medium। होता है कि स्मॉल और स्मॉल भी आ जाती है, मतलब कि मीडियम आ रहा है तो मीडियम के नजदीक क्या है? स्मॉल है। ठीक है, और बिग के नजदीक हाँ। मीडियम है। ठीक है, तो फिर यहां पर ये स्मॉल आ गई, या फिर इसको मीडियम काउंट करें, देन अगेन स्मॉल आ जाएगी। इस तरीके से ऐसे कैंडलस्टिक बनेगी। तो यहां पर अब देखो कि आखिरी दो कैंडल को देखो, आखिरी दो कैंडल को अगर मैं देखूं तो इन दोनों कैंडल को आप क्या बोलोगे कि ये कौन सी कैंडल हो सकती है? आखिरी दो कैंडल को देखो तो Medium and मीडियम और small। स्मॉल। मीडियम मीडियम और और स्मॉल। Medium। क्या होनी चाहिए अगली कैंडल? Small। बिग। Big। बिग। अब स्मॉल और बिग है तो अगली कैंडल क्या होनी चाहिए साइज में? Medium। Medium। मीडियम। जो भी कैंडल बनेगी वो मीडियम साइज की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपने जब ये दो कैंडल को देखा, इन दो कैंडल को देख के आप बताओ कि ये कौन सी साइज है? सर बिग और Big स्मॉल। और small। बिग स्मॉल। और अगली कैंडल आएगी तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए? मीडियम। Medium। मीडियम। अब आखिरी दो कैंडल को देखो, ये कौन सी साइज की है? बिग होनी स्मॉल और चाहिए। मीडियम। तो अगली कैंडल क्या होनी Big। चाहिए साइज में? Big। बिग। Big। अब मीडियम और बिग आ गया तो अगली कैंडल कौन सी होनी चाहिए साइज में? स्मॉल। Small। Small। क्या ये मीडियम बनी? बोलो। Yes sir। अब बिग और मीडियम है तो अगली कैंडल को क्या बनना चाहिए? Small। स्मॉल। स्मॉल बनना चाहिए। ठीक है, कैंडलस्टिक में मतलब कि अगर रेड कैंडल बनेगी उसमें भी रिजेक्शन होगी, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो उसमें भी रिजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि मार्केट में क्या ऐसी कैंडल की हो रहा है कि देखो अभी आपको रिजेक्शन मिल रही है ना खुद ब खुद। Yes sir। तो साइज बेटर हाँ, करती है। ऊपर एक रेजिस्टेंट भी है। हाँ, अब यहां पर आते हैं।
ये कैंडल बिग है और ये मीडियम है। मीडियम। अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? स्मॉल। स्मॉल। तो मतलब कि अगर हमें इस पे बाय करना है या फिर हम समझे कि ये बाय करने की कैंडल है, तो हमें पता है कि इस साइज, इसकी साइज क्या होगी। कितनी बड़ी रिजेक्शन आई थी लेकिन फिर भी कैंडल क्या बनी? स्मॉल बनी। ठीक है। अब ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब बताओ क्या ये कैंडल इतनी बड़ी बन के, इतनी नीचे बड़ी बन के फिर भी उसी साइज की बनी जैसे हम चाह, हमें पता था कि इतनी इतनी बननी चाहिए, वही हुआ। ठीक है। और अब देखो कि ये आखिरी दो कैंडल को देखें तो ये स्मॉल एंड मीडियम है, तो अगली कैंडल की साइज क्या होनी चाहिए? बिग। बिग। तो आपको देखें कि कैंडल की फॉर्मेशन ही बता रही है कि इसको बिग बनना चाहिए। अब यहां पर आते हैं हम 5 मिनट के ऊपर या हम आते हैं 1 घंटे के ऊपर। ठीक है। ये सेम अगर ये इन दो कैंडल को देखो, इसकी बिग है साइज, इसकी मीडियम है, अगली कैंडल की साइज क्या होनी चाहिए? स्मॉल। स्मॉल, है ना? जब ऐसा कर लो ना तो फिर वापस मिटा दो, फिर इसको वापस मिटा के फिर अगेन इसकी साइजिंग करो। अब ये साइजिंग में क्या बता रहे हैं? अगेन बिग एंड मीडियम बता रहा है। बिग। ठीक है। ठीक है। फिर हाँ। अगली अगली साइज क्या होनी चाहिए? स्मॉल। स्मॉल। तो इस तरीके से फिर आपने इसकी साइजिंग मिटा देनी है। फिर अब इसके हिसाब से आपको बिग एंड स्मॉल है, तो अगली कैंडल क्या होनी चाहिए साइज में? मीडियम। मीडियम। तो मीडियम। स्मॉल एंड मीडियम ये सही है, तो अगली कैंडल साइज में क्या होनी चाहिए? बिग। बिग। तो अब यहां पर बिग एंड मीडियम बन चुकी है, तो अगली ये जो कैंडल बनेगी, जो भी बने, क्या बनेगी साइज में? स्मॉल। स्मॉल। स्मॉल बन चुकी है। स्मॉल बनेगी। और अभी नो, हाँ सर। जो भी अभी जो नई कैंडल स्टार्ट हुई है, तो ये सारा पूरा घंटे के बाद ये स्मॉल कैंडल ही रहेगी। ठीक है। अब हम आते हैं एक दिन के ऊपर। कहां पर? एक दिन के ऊपर। अब यहां पर देखिए कि ये जो दो कैंडल हैं, अब हमारे पास ये स्मॉल है और ये बिग है। आखिरी दो कैंडल को कंपेयर करूं तो अब ये कैंडल साइज में क्या बननी चाहिए आज की? मीडियम। मीडियम। मीडियम बननी चाहिए। तो आइडिया हो सकता है ना हमें, तो मार्केट में यस कितनी सर। मूवमेंट आएगी। तो ये आपने क्यों समझना है, इसकी जरूरत क्यों थी आपको, मैं आपको बताऊं कि लोग क्या समझते हैं कि हम एक रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन का ट्रेड करें। किससे ट्रेड करें? एक रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन का ट्रेड करें कि एक कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करे और हम सोचें कि ये ब्रेकआउट किया है, ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों ना मैं ऊपर सेल करूं और प्राइस नीचे क्लोज हो जाएगी, तो मुझे क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिजेक्शन ट्रेडिंग। प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। कभी हमें प्रॉफिट हो जाता है, कभी क्या होता है कि कैंडल ऊपर जाती है, हम सेल करते हैं तो मार्केट और ऊपर जाती है, सेल करते हैं मार्केट और ऊपर जाती है, और जितने भी सेल करते हैं सब कैंडलस्टिक, सब हमारे ट्रेड लॉस हो जाते हैं। यहां पर भी सेल किया लॉस, यहां पर भी सेल किया लॉस, यहां पर भी सेल किया। ये कैंडल छोटी बनी ही नहीं साइज में, ये कैंडल साइज में छोटी बनी ही नहीं, रिजेक्ट हुई ही नहीं। तो ये इसका फार्मूला क्या है? अगर एक बिग कैंडल और मीडियम कैंडल बन जाए तो अगली कैंडल साइज में क्या बनेगी? बोलो। स्मॉल। तो इसका मतलब है कि इस कैंडल को कितनी भी बड़ी बने, आखिर में इसको क्या होना है? छोटी होना है। स्मॉल। रिजेक्ट होके स्मॉल बनना है। अगर बनना है। एक स्मॉल कैंडल यहां पर, अगर एक स्मॉल कैंडल और मीडियम कैंडल बन जाए तो अगली कैंडल साइज में क्या बनेगी? बिग। बिग। आप कितना भी सेल करो तो उसको बनना क्या है? बिग ही बनना है। बिग बनना है ना। जी सर। तो यहां पर ट्रेड क्यों विन हो गया रिजेक्शन का, और यहां पर ट्रेड क्यों नहीं विन हुआ रिजेक्शन का? बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चाहे कैंडलस्टिक की ये जो रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल कितनी ही स्ट्रांग क्यों नहीं हो। हाँ। एक ये, इस गलती की वजह से लोग पैसा लॉस करते हैं। दूसरा, अगर एक कैंडल बिग बन गई, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि अगली कैंडल बाय ही बनेगी, अगली कैंडल क्या बनेगी? दो कैंडल पीछे बाय की हैं तो तीसरी कैंडल भी बाय की बनेगी। अब होगा क्या? जैसे ही कैंडलस्टिक ओपन होगी एकदम से यहां पर पहुंच जाएगी, अब आपको बाय करने का मौका मिला ही नहीं। अब आप बाय करोगे तो कहां पर करोगे? इसके ऊपर करोगे। लेकिन स्मॉल किस, बन जाएगी। कौन सी साइज की बारी है? स्मॉल। स्मॉल की। आप बाय करोगे, प्राइस ऊपर जाएगी, आप खुश होगे, लेकिन एंड में कौन सी कैंडल बनेगी?
स्मॉल। आप सबकी एंट्रीज कहां पर होंगी? ऊपर होंगी एंट्री। तो जब हाँ लग जब एक बिग और मीडियम बन जाए तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी? स्मॉल। तो हमेशा कोशिश करो कि स्मॉल की ओपन पे ट्रेड मिले तो करो, अगर ओपन पे ट्रेड ना मिले तो आपने नहीं करना। ठीक हो गया? यस ये सर। है आज का क्लास। इंशाल्लाह फिर कल मजीद इससे आगे चलेंगे। ठीक है? इंशाल्लाह सर। ओके सर। तो चीजें आज समझ में आई? आज सर जितना आज पढ़ा का नोट उतना क्या है सर? क्या कह रहे हैं? सर आज जो पढ़ा है ना नोट क्या सर, है? आज को प्रैक्टिस आज करने के लिए क्या देगा आज सर होमवर्क? जो आज जितना पढ़ा, जितने टॉपिक आज पढ़े, वो आपने चार्ट के अंदर ढूंढने हैं। तो चार्ट के अंदर देखो कि वो आपको मिलते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सिर्फ देखना है बस। अभी कोई ऐसा वर्क नहीं है, जब तक 2-3 क्लास हो जाएंगे फिर असाइनमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सलाम।